अस्सलाम वालेकुम। 12th कंप्लीट करने के बाद ज़्यादातर स्टूडेंट्स की ये टेंशन रहती है कि कौन सा पैरामेडिकल कोर्स हम चूज़ करें और उस पैरामेडिकल कोर्स में कितना स्कोप है। और कुछ तो ऐसे कोर्सेज भी हैं जो कि अभी स्टूडेंट्स को पता भी नहीं है। उसी टेंशन को दूर करने के लिए मैं आज की वीडियो लाया हूँ। आज की वीडियो में हम सारे पैरामेडिकल कोर्सेज को डिस्कस करेंगे, उनका स्कोप भी डिस्कस करेंगे और जो न्यू पैरामेडिकल कोर्स हैं उनके बारे में भी ब्रीफली डिस्कशन कर लेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, माय नेम इज अनीस कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी हम पैरामेडिकल कोर्स आज डिस्कस करेंगे इनमें 90% की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो है 12th पास विद साइंस, यानी कि साइंस होना चाहिए 12th में और वो कंप्लीट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम आते हैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, जो कि मेरा डिपार्टमेंट है। रेडियोलॉजी में डिप्लोमा भी होता है जिसकी एलिजिबिलिटी 12th है, जिसको कहते हैं डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी इमेजिंग। और उसके बाद डिग्री भी आती है, यानी कि बीएससी इन मेडिकल इमेजिंग। और उसके बाद इसमें पीजी भी होता है, इवन पीएचडी भी होता है। रेडियोलॉजी में क्या क्या आता है? इसमें आता है एक्सरे, इसमें आता है सीटी स्कैन, इसमें आता है एमआरआई, इसमें आता है डेक्सा स्कैन। इसमें बहुत सारी मॉड्यूलिटीज आती है। इसमें हम डिप्लोमा भी कर सकते हैं, इसमें हम डिग्री भी कर सकते हैं और इसमें हम पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि जो भी हम कोर्स आज डिस्कस करेंगे बेस्ट है कि आप उसमें कम से कम बैचलर्स करें, डिप्लोमा ना करें, डायरेक्ट बैचलर्स करें, क्योंकि डिप्लोमा करने के बाद भी आपको बैचलर्स करना पड़ेगा। इसके बाद हम आते हैं एमएलटी यानी कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में हम आते हैं। इसमें क्या क्या होता है? इसमें डिप्लोमा भी होता है, इसमें डिग्री भी होती है और इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन भी होता है और पीएचडी भी इन कोर्सेज में होता है। इसमें क्या क्या आता है? जो हम पैथोलॉजी लैब होती है, माइक्रोबायोलॉजी लैब होती है, इसमें क्या क्या होता है? जैसे केएफटी करते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट, एलएफटी करते हैं, सीबीसी करते हैं और भी बहुत सारे जो टेस्ट हैं वो हम करते हैं, वो सारे इसी एमएलटी में आते हैं। फिर चाहे आप डिप्लोमा करो, डिग्री करो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करो। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के साथ और एक कोर्स ऐड किया गया है जिसको कहते हैं ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी। जो हमारा ब्लड बैंक होता है, जहाँ से ब्लड सप्लाई होता है और जहाँ पे ब्लड स्टोर होता है, उसके लिए अलग से कोर्स भी ऐड किया गया है जिसको कहते हैं ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी। ये बहुत ही अच्छा कोर्स है क्योंकि रेडियोलॉजी में बहुत ही सैचुरेशन है, क्योंकि एमएलटी में भी बहुत ही ज्यादा सैचुरेशन है। आप ब्लड बैंक का जो कोर्स है वो भी कर सकते हो। रेडियोलॉजी के साथ ही एक और कोर्स आता है कि अगर आपने बीएससी रेडियोलॉजी किया है आप न्यूक्लियर मेडिसिन भी कर सकते हैं, जैसे कि पेट स्कैन होता है, उसमें भी आप डिग्री कर सकते हो। इवन बीएससी भी होता है, बीएससी न्यूक्लियर मेडिसिन भी होता है। इसके बाद आता है ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी। ऑप्थेल्मिक मतलब जो आई होती है, इसके बारे में भी एक कोर्स होता है जिसको कहते हैं ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी उसको कहते हैं। जैसे हम लेंसेज बनाते हैं, लेंस कार्ड जैसे लेंसेज बनाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। जो ऑर्बिट होता है उसके बारे में जो पूरी स्टडी है वो इसी ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी में आती है। इसके बाद आते हैं हम ओटी यानी कि ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में। इसमें भी डिप्लोमा, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन सब कुछ होता है। इसमें जो ऑपरेशन थिएटर के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनके बारे में पता चलता है और जो प्रोसीजर्स हैं उनके बारे में पता चलता है। इसके साथ ही और एक कोर्स आता है जिसको कहते हैं एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, यानी कि एनेस्थीसिया को आपको पता ही है। एनेस्थीसिया क्या होता है? जो हम सेडेट करते हैं पेशेंट को, अनकॉन्शियस करते हैं पेशेंट को ड्यूरिंग प्रोसीजर, उसको कहते हैं एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी उसको कहते हैं। आजकल इसमें और एक डिग्री ऐड की गई है जिसको कहते हैं बैचलर्स इन ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, यानी कि दोनों डिग्रियों को मिला के एक डिग्री बनाया गया है। इसमें आप सेपरेट भी कर सकते हो और एक साथ भी कर सकते हो। इसी ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थीसिया के साथ साथ और एक कोर्स ऐड किया गया है जिसको कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, यानी कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है, कार्डियक का जो वेसल सिस्टम होता है उसके बारे में और एक कोर्स ऐड किया गया है जिसको कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी। जैसे ओपन हार्ट सर्जरीज होती है, एएसडी, वीएसडी क्लोजर्स होते हैं, उनमें जो ये टेक्नोलॉजी है ये काम आती है, उसको कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी। इसमें भी डिग्री, डिप्लोमा सब कुछ, पोस्ट ग्रेजुएशन भी होता है। ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थीसिया के साथ साथ और एक कोर्स ऐड किया गया है जिसको कहते हैं परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। परफ्यूजन टेक्नोलॉजी क्या होता है? जब भी हम ओपन हार्ट यानी कि कार्डियक सर्जरीज करते हैं उसमें जो हमारा हार्ट है उसके लिए प्रोसीजर चल रहा होता है, जब तक वो प्रोसीजर चल रहा होता है तब तक एक मशीन होती है, यानी कि लंग मशीन, हार्ट मशीन जिसको कहते हैं, वो काम करती है
हार्ट के रिप्लेसमेंट में जब तक ये प्रोसीजर चलता है। उसी कोर्स को कहते हैं परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। इसमें भी आप डिग्री, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन सब कुछ कर सकते हो। इसके बाद और एक कोर्स आता है जिसको कहते हैं न्यूरो टेक्नोलॉजी, यानी कि जो हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम होता है, जो हमारा ब्रेन होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, इसके बारे में जो भी प्रोसीजर्स होते हैं ऑपरेशन थिएटर में, उसके लिए एक अलग से कोर्स किया गया है जिसका नाम है न्यूरो टेक्नोलॉजी, यानी कि न्यूरो टेक्नोलॉजी का कोर्स भी ऐड किया गया है। इसके साथ ही और एक कोर्स ऐड किया गया है जिसको कहते हैं ऑन्को टेक्नोलॉजी। जो हमारे कैंसर पेशेंट्स होते हैं, जो हमारे मैस पेशेंट्स होते हैं, लीजन होता है या फिर मेटास्टेसिस होता है, उनके लिए एक अलग कोर्स किया गया है जिसको कहते हैं ऑन्को टेक्नोलॉजी। जो हमारे ये केसेस होते हैं उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, इक्विपमेंट्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो इसी में डिस्कस की जाती है ऑन्को टेक्नोलॉजी में। ये भी एक अलग से कोर्स ऐड किया गया है। इसके बाद हम आते हैं डायलिसिस पे। डायलिसिस का एक अलग कोर्स किया गया है, डिप्लोमा, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन सब कुछ होता है। इसमें क्या काम होता है, जो हमारे रिनल किडनी का एरिया होता है उसमें क्रिएटिनिन लेवल इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो किडनीज है वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाती है और उनके लिए डायलिसिस यानी कि वॉश आउट ऑफ द किडनीज करना पड़ता है। जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालना पड़ता है। इसमें भी कोर्स होता है जिसको कहते हैं डायलिसिस टेक्नोलॉजी। बहुत ही अच्छा कोर्स है। इसके बाद और एक कोर्स आता है गैस्ट्रिक के एरिया में जिसको कहते हैं एंडोस्कोपिक टेक्नोलॉजी। जो हमारी एंडोस्कोपी होती है, कोलोनोस्कोपी होती है, सेगमेंडोस्कोपी होती है, ये सारे प्रोसीजर्स जो होते हैं उनके लिए एक अलग से कोर्स किया गया है जिसका नाम है एंडोस्कोपिक टेक्नोलॉजी। इसमें आप डिप्लोमा, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन सब कुछ कर सकते हो। और एक कोर्स इसमें ऐड किया गया है जिसको कहते हैं रेस्पिरेटरी टेक्नोलॉजी। जो हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसके रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसी के बारे में और एक कोर्स ऐड किया गया है जिसको कहते हैं रेस्पिरेटरी टेक्नोलॉजी। ये बहुत ही अच्छा कोर्स है। और एक कोर्स इसमें ऐड किया गया है जिसको कहते हैं सेंट्रल सिट्रोलाइन सप्लाई टेक्नोलॉजी। ये एक अच्छा कोर्स है। जो भी इक्विपमेंट यूज होते हैं ओटी यानी कि ऑपरेशन थिएटर में, उनको स्टरलाइन कैसे करते हैं और जो हॉस्पिटल के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके इक्विपमेंट्स को कैसे साफ रखा जाता है, इसके लिए भी अलग से कोर्स किया गया है जिसको कहते हैं सेंट्रल स्टरलाइन सप्लाई टेक्नोलॉजी। इसके बाद हम आते हैं डेंटल पे। डेंटल पे 3 इंपॉर्टेंट कोर्स है। पहला कोर्स जो है वो है डेंटल हाइजीन। जो हमारा डेंटल हाइजीन होता है उसको कैसे मेंटेन रखते हैं, ओरल कैविटी को कैसे मेंटेन रखते हैं, उसके बारे में भी अलग से कोर्स किया गया है जिसको कहते हैं डेंटल हाइजीन। इसके बाद और एक कोर्स है जिसको कहते हैं डेंटल ऑपरेटिंग असिस्टेंट, यानी कि जब भी डेंटल या फिर ओरल कोई भी प्रोसीजर होता है उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी लगती है, क्या क्या इक्विपमेंट लगते हैं, उसके बारे में अलग से कोर्स किया गया है जिसको कहते हैं डेंटल ऑपरेटिंग टेक्नोलॉजी उसको कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं रेडियोथेरेपी पे। रेडियोथेरेपी एक अच्छा कोर्स है, ये आप कर सकते हो। इसमें क्या होता है, जो रेडिएशन देते हैं जब भी कोई मैस होता है, मेटास्टेसिस होता है या फिर कोई भी कार्सिनोमा होता है जो हम रिमूव करते हैं, उसके बाद उसमें रेडिएशन थेरेपीज देनी पड़ती है, तो उसके बारे में अलग से कोर्स किया गया है जिसको कहते हैं रेडियोथेरेपी। इसके बहुत सारे पोस्ट्स भी निकलते हैं। इसके बाद हम आते हैं ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जो हम ईसीजी करते हैं उसके लिए भी अलग से कोर्स किया गया है जिसको कहते हैं ईसीजी टेक्नोलॉजी। ये आप कर सकते हो। इसके साथ ही और एक कोर्स है जिसको कहते हैं कैथ लैब टेक्नोलॉजी है। जो हमारी कार्डियोलॉजी होती है उसमें जो भी प्रोसीजर्स होते हैं, चाहे प्राइमरी पीसीआई हो, प्लास्टी हो, एंजियोग्राफी हो, सीएजी हो, ये सारे प्रोसीजर्स उसमें होते हैं जिसको कहते हैं कैथ लैब टेक्नोलॉजी, जो कि कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में आता है। बहुत ही अच्छा कोर्स ये भी है। जो बोन्स के प्रोसीजर्स होते हैं कि बोन्स के प्रोसीजर्स, फिर चाहे सर्जरीज हो, इक्विपमेंट्स हो, ये सारी चीज़ें, उसके लिए भी एक अलग से कोर्स किया गया जिसको कहते हैं ऑर्थोपेडिक टेक्नोलॉजी उसको कहते हैं। बहुत ही अच्छा कोर्स है, लेकिन इसके अनफॉर्चुनेटली JNK में अलग से सेपरेट पोस्ट्स नहीं निकलते हैं जिसको कहते हैं इमरजेंसी एंड ट्रॉमा। जो हमारे इमरजेंसी एंड ट्रॉमा, फिर चाहे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, फॉल फ्रॉम हाइट हो, जो भी हो, उसके लिए एक अलग से कोर्स होता है जिसको कहते हैं इमरजेंसी एंड ट्रॉमा। ये भी आप कर सकते हो, लेकिन याद रहे अपने अपने स्टेट में आपको देखना है कि यहाँ इसके अलग से सेपरेट पोस्ट्स निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं। एक और कोर्स जिसमें आता है जिसको कहते हैं फिजियोथेरेपी। इसमें बैचलर्स भी कर सकते हो, मास्टर्स भी कर सकते हो, इवन PhD भी कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा कोर्स है। इसमें क्या करना होता है, फिर चाहे वो लंबर स्पाइन की प्रॉब्लम हो, सर्वाइकल स्पाइन की प्रॉब्लम हो या फिर मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हो, इसमें आपको क्या करना है, एक्सरसाइज आती है वो आपको करनी है, या फिर और भी कुछ इक्विपमेंट्स आते हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो उस चीज़ के लिए आपको फिजियोथेरेपी का कोर्स है
ये भी आप कर सकते हो। और एक चीज़ है जिसको कहते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो फिजियोथेरेपी ऑक्यूपेशनल थेरेपी है ये सपोर्ट्स पर्सन को ज़्यादातर काम आती है, फिर चाहे वो क्रिकेट मैच हो, फुटबॉल मैच हो, कुछ भी हो, उनको बहुत ही ज़रूरत लगता है, फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। इसके बाद हम आते हैं नर्सिंग डिपार्टमेंट में, जिसमें सबसे पहले आता है FMPHW, जिसकी एलिजिबिलिटी 10th पास है। और मेरी एडवाइस है कि आपको ये कोर्स नहीं करना चाहिए, इससे बेहतर है आप GNM कर लो, उसकी एलिजिबिलिटी 12th पास है विद साइंस। और इसके बाद आप कर सकते हो बैचलर्स इन नर्सिंग, बहुत ही अच्छा कोर्स है, और मास्टर्स इन नर्सिंग भी कर सकते हो, क्योंकि नर्सिंग की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। फिर चाहे वो इमरजेंसी हो, थिएटर हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, ICU हो, या फिर चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, नर्सिंग की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। बेहतर है आपको बैचलर्स करना चाहिए, फिर मास्टर्स करना चाहिए। अगर आप इससे बिलो जाना चाहते तो GNM, उसके नीचे मत जाए, FMPHW का कोर्स ना ही करें। इसके बाद हम आते हैं गायनेकोलॉजी में, यानी कि जो भी हम LSCS सर्जरीज करते हैं, या फिर डिलीवरी, यानी कि प्रेग्नेंट लेडीज़ की डिलीवरी होती है, उसके बारे में अलग से कोर्स किया जाता है, जिसको कहते हैं गायनेकोलॉजी। इसमें डिप्लोमा भी होता है, डिप्लोमा इन गायनेकोलॉजी टेक्नोलॉजी, बैचलर्स इन गायनेकोलॉजी टेक्नोलॉजी, या फिर मास्टर्स इन गायनेकोलॉजी टेक्नोलॉजी, ये कोर्स भी होता है। इसके बाद आता है क्लिनिकल रिसर्च। क्लिनिकल रिसर्च का मतलब होता है जो भी हॉस्पिटल के रिसर्च होते हैं, क्लिनिकल रिसर्च क्या क्या कहाँ पे कौन सा प्रोसीजर होता है, क्या क्या डेटा है, इसके बारे में अलग से एक कोर्स होता है जिसको कहते हैं क्लिनिकल रिसर्च, ये भी आप कर सकते हो। इसके साथ ही और एक कोर्स आता है जिसको कहते हैं MRD, यानी कि मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी का कोर्स है, अलग से आता है, जिसमें हॉस्पिटल का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। स्किन एलर्जी या फिर हेयर लॉस के बारे में अलग से कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसको कहते हैं डर्मेटोलॉजी टेक्नोलॉजी। इसमें जो भी डर्मेटोलॉजी के इश्यूज होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाता है, ये कोर्स भी आप कर सकते हो। इसके बाद और एक कोर्स आता है जिसको कहते हैं फॉरेंसिक साइंस, यानी जो फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक लैब्स में हम भेजते हैं, फिंगरप्रिंट्स के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसके लिए अलग से कोर्स किया गया है, जिसको कहते हैं फॉरेंसिक साइंस के बारे में अलग से कोर्स किया गया है, जिसको कहते हैं फॉरेंसिक साइंस टेक्नोलॉजी, उसको कहते हैं। जो हमारे बायोमेडिकल कोर्स होते हैं, फिर बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए अलग से कोर्स किया गया है, जो इंजीनियरिंग में भी आता है, पैरामेडिकल में भी आता है, उसको कहते हैं बायोमेडिकल साइंस, उसको कहते हैं। इसके बाद माइक्रोबायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स आता है, ये भी पैरामेडिकल में आता है, ये भी आप कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स ये भी है। इसके बाद और एक कोर्स है जिसको कहते हैं बैचलर्स इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी, यानी कि ऑडियोलॉजी यानी कि ऑडियो के बारे में इंफॉर्मेशन लेती है, और स्पीच थेरेपी के बारे में भी इंफॉर्मेशन लेती है। इसके बारे में अलग से कोर्स किया जाता है, जिसको कहते हैं ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी, यानी कि जिसको स्पीच में प्रॉब्लम हो, ऑडियो यानी कि बोलने में कुछ प्रॉब्लम हो, उसके बारे में अलग से कोर्स किया जाता है, जिसको कहते हैं ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी। ये कोर्स भी बहुत ही अच्छा है। और एक कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको कहते हैं न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन केयर, यानी जो हमारी हेल्थ होती है, ह्यूमन हेल्थ जो हॉस्पिटल में होती है, पेशेंट्स जो होते हैं पोस्ट ऑप में क्या क्या उनको देना है खाने के लिए, उसके बारे में अलग से कोर्स किया गया है, जिसको कहते हैं न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन टेक्नोलॉजी, उसको कहते हैं। आई होप कि मैंने आपको सारे कोर्सेज के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है किसी भी कोर्स के मुतालिक, आप मेरे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, मैं आपके सवालों का जवाब दे दूंगा। अगर इनमें से भी कोई कोर्स आपको पसंद आता है तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, जो हमारा लोकल एरिया है, अगर आपको वहाँ काम करना है जो कि ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं, तो आप वो कोर्स करना। और अगर आपको कहीं बाहर काम करना है तो फिर आप कोई भी कोर्स कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लोकलिटी में काम करना है तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि हमारी लोकलिटी में ये डिपार्टमेंट्स हैं कि नहीं हैं, ताकि आपको 4 साल या फिर 3 साल के बाद इसमें कोई भी रिग्रेट ना हो कि मैंने ये कोर्स क्यों किया है। और हर कोर्स की क्वालिटी चलती है, क्वांटिटी नहीं चलती है, क्योंकि बीड आपको नहीं बनना है, आपको क्वालिटी एजुकेशन हासिल करनी है, तभी आप आगे बढ़ोगे। वीडियो अच्छा लगा तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।